दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर डीएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का है और 17 फरवरी 2020 का पेपर है। दोस्तों डीएमआरसी के बहुत से पेपर पहले से भी चैनल पर अपलोड है। 2017 और 18 के जितने भी पेपर्स हुए थे वो सभी चैनल में डीएमआरसी पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर आप सभी पेपर्स को देख सकते हैं। फरवरी 2020 में 4 पेपर हुए थे। ये पहला पेपर है 17 फरवरी का। ये चारों पेपर भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे। आप लोग सभी पेपर्स को ज़रूर देखिएगा। न्यूमेरिकल के कौन से प्रश्न का आंसर कैसे आया उस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल के इसमें 75 क्वेश्चन थे, उन सभी 75 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। मास्टर क्वेश्चन पेपर है यानी आंसर साथ में दे रखा है, लेकिन हम डाउट वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे और उत्तर कैसे आया इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए और न्यूमेरिकल का आंसर कारण सहित आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है SCR एक प्रकार का स्विच है। SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है और यह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। इसमें एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल होते हैं। दोस्तों याद रखें, जिस डिवाइस में एनोड और कैथोड टर्मिनल होते हैं वो हमेशा हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय युक्ति ही होती है। तो क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा, एक दिशीय युक्ति। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। देखिए, वैद्युतिक सर्किट में तो सभी प्रकार के फ्यूज काम में लेते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉनिक शब्द जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे फ्यूज लगते हैं जिनको फेरूल कॉन्टेक्ट बोलते हैं। फेरूल होते हैं, केबल वगैरह होती है, उनके आगे जैसे नंबरिंग लगती है तो वो सिस्टम फेरूल कहलाता है। ऐसे ही छोटे फ्यूज होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, फेरूल कॉन्टेक्ट कार्ट्रिज फ्यूज। तीसरा अपना क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण क्या है। देखो, सल्फेशन होता है कि लेड सल्फेट जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की हो जाती है। वो दोनों लेड सल्फेट सूख करके और थोड़ा सा जब हार्ड और टफ हो जाता है तो वो कहलाता है सल्फेशन। और ऐसा तब होता है जब हम बैटरी को डिस्चार्ज रखें या अपूर्ण आवेशित रखें। हेवी डिस्चार्ज या फास्ट चार्ज अगर करें तो इससे तो बकलिंग दोष आता है और ट्रिकल चार्जिंग जो है वो सल्फेशन का निवारण। इसलिए एक ही ऑप्शन रहता है अपने पास, अपूर्ण आवेश। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सप्लाई के एसी से डीसी के कन्वर्सन में निम्न में से किस में एक मशीन की आवश्यकता होती है। देखो, ये एक या इंग्लिश की तरफ अपन देखें तो ये लिखा हुआ है कि सिंगल मशीन की आवश्यकता होती हो। देखो, रेक्टिफायर में तो किसी प्रकार के मशीन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एमजी सेट में हमें 2 मशीनों की ज़रूरत होती है, एक मोटर एक जनरेटर। जबकि रोटरी कन्वर्टर में सिंगल मशीन होती है जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में और यांत्रिक ऊर्जा देने पर एसी डीसी दोनों प्रदान कर देती है। अगला क्वेश्चन धारा की इकाई पूछा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एम्पियर है, ओम रेजिस्टेंस की है, वोल्टेज की वोल्ट और किलोवाट घंटा एनर्जी की इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछा कि जिनर डायोड का उपयोग। जिनर डायोड उपयोग के बारे में आपको 3 ऑप्शन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। एक तो यही वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरा नियत आउटपुट वोल्टेज प्रदान करना या स्थिर आउटपुट वोल्टेज देना, 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ऐसे भी मिलता है कि स्थिर आउटपुट वोल्टेज और परिवर्तनशील धारा। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन पेपर में आए आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, JFET किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है। पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ये एक प्रकार का यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। यूनिपोलर और बाईपोलर में क्या फ़र्क है। जैसे बाईपोलर ट्रांजिस्टर है तो BJT जो होता है ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूनिपोलर बाईपोलर का मतलब ये होता है कि धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है। जो BJT होता है इसमें होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। जबकि JFET में या तो होल के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर माना जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाते हैं। 2 उत्तर कर सकते हो, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, और दूसरा अगर ये नहीं तो आप ये भी दूसरा ये भी कह सकते हो, हंटिंग दोष समाप्त करने के लिए।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर को ही कहते हैं हिंदी में। ट्रांसफार्मर भी होता तब भी उत्तर सेम रहता, केवीए होता है, यानी ये आभासी शक्ति में रेटेड होते हैं। केवीए, एमवीए, वोल्ट एम्पियर, इनमें से कोई भी इकाई हो सकती है। डीसी जनरेटर होता तो वो किलोवाट में होता है। रिएक्टिव पावर वाले, यानी जैसे पावर फैक्टर सुधारने वाला कैपेसिटर हो गया, सिंक्रोनस कंडेंसर हो गया, तो ये सब केवीआर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नियॉन टेस्टर को इसके किस वोल्टेज से रेटेड किया जाता है। यानी एक नियॉन टेस्टर के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 500 वोल्ट, तो मतलब क्या है, ये इसकी वर्किंग वोल्टेज होती है, यानी वह वोल्टेज जिस पर यह कार्य कर सकता है, इससे अधिक सप्लाई पर नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपर मोटर मूलतः यानी बेसिकली किस प्रकार की मोटर है। तो बेसिकली ये एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है, क्योंकि नियत गति वाली मोटर है और इसमें हम एक्साइटेशन देते हैं। गति स्टेप्स में करती है। एक पूरे यांत्रिक चक्कर में जो 360 डिग्री का होता है उसको ये स्टेप्स में डिवाइड करती है। जैसे जैसे पल्स मिलती है स्टेप इसके आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीएफडी, इसका पूरा नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। आजकल इंडक्शन मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने की सबसे बेस्ट विधि यही है। सर्वाधिक इसी विधि का उपयोग हो रहा है, मैक्सिमम वीएफडी का ही उपयोग हो रहा है। अभी इसी का एक मॉडिफाइड रूप और आ गया जिसको वीएफ भी बोलते हैं, यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला ड्राइव वीएफ भी है। यानी वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है और एक वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी आजकल आ गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कैसा होता है। ये त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं और इनका साउंड जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का होता है, यानी पीले रंग का होता है। चारों वार्निंग साइन पर पहले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ जाकर इन सब का भी अलग अलग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएलसी सर्किट में फेज एंगल लीडिंग है तो परिपथ के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखिए वैसे तो ये प्रश्न है अधूरा, क्योंकि इसमें इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि आरएलसी सीरीज है या समांतर। अगर इस तरह का नहीं हो तो फिर हम क्या माने। देखिए जब भी आरएलसी सीरीज में लीडिंग हो तो एक्सएल एक्सएससी से कम होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक इंडक्टिव रिएक्टेंस कम। इस क्वेश्चन की ओर ये गए। हालांकि ये तभी संभव होगा जब सर्किट सीरीज हो, यानी अगर पैरेलल में सर्किट हो तो फिर इसका अपोजिट भी होगा, यानी एक्सएल एक्सएससी से अधिक हो तो पैरेलल में भी लीडिंग आएगा सर्किट। कैसे, क्योंकि समांतर क्रम में अगर एक्सएल अधिक होगा तो ही तो आईएल कम होगा। आईएल एक्सएल अधिक होने से आईएल कम होगा तो फिर आईसी की मात्रा अधिक होगी, परिपथ कैपेसिटिव है, यानी एक्सएल अगर अधिक है तब भी परिपथ लीडिंग हो सकता है। तो समांतर क्रम के लिए ये सही करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं। इसका पूरा नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें एमीटर बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल होते हैं। 2 पीएन जंक्शन होते हैं। 2 तरह का ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी या एनपीएन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड फूड मिक्सर जो होता है उसकी गति लगभग कितनी होती है। देखिए फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर होती है और यूनिवर्सल मोटर की गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एकमात्र वही इंडक्शन मोटर ऐसी है जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है और ऑप्शन ही यही है 3000 से 14000 आरपीएम का। कुछ जगह 12000 आरपीएम दे रखा है, कुछ जगह 18000 भी दे रखा है, लेकिन 3000 आरपीएम से अधिक जिसकी गति हो सकती है वो एकमात्र इंडक्शन में यूनिवर्सल मोटर ही आती है। बाकी किसी भी इंडक्शन मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो नहीं सकती, क्योंकि 2 पोल इससे कम हो नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय परिवहन नियमानुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 तरह के होते हैं, गतिज प्रेरित, स्थैतिक प्रेरित। जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो, इनमें प्रेरित ईएमएफ का प्रकार होता है गतिज, जबकि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में होता है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ। अब देखिए यहाँ पर मोटर का ऑप्शन तो है, लेकिन हम इस ऑप्शन की ओर क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे, केवल मोटर नाम दिया है, इंडक्शन मोटर नाम होना जरूरी है। मोटर तो डीसी की भी हो सकती है, मोटर सिंक्रोनस भी हो सकती है, इंडक्शन मोटर नाम नहीं था इसलिए इस ऑप्शन की ओर भी नहीं गए। हालांकि आप लोग याद रखें ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्टैटिक ईएमएफ, जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनेमिक यानी गतिज प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन 3 फेज भार पर जब फेज क्रम बदल जाता है तो क्या होता है। देखिए 3 फेज मोटर का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फेज क्रम बदलता है तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती,
यानी आर फेज में अगर किसी समय 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, उसके बाद भी आर फेज में करंट का मान कितना रहेगा, 10 एम्पीयर। इससे एक सवाल तो हो गया कि परिमाण तो नहीं बदलता, यानी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो केवल उनके एंगल में चेंज आता है। फेज एंगल चेंज होता है, जो धनात्मक था वो ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बदल जाती है और मोटर के घूमने की दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि मोटर के घूमने की दिशा घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए किसका पदार्थ, कौन सा पदार्थ मिलाते हैं। देखो रिकंडीशन का मतलब क्या है, पहले तो हम इसी पर बात करें। रिकंडीशन का मतलब ये है कि सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है उस पर कुछ फ्लक्स चिपका हुआ रह गया, सोल्डर चिपका हुआ रह गया, उसको हटाना है। देखिए लेड और टिन का तो सोल्डर बनता ही है, और वो उसकी बिट पर जो कॉपर की थी उस पर चिपक गया, तो उसको हटाने के लिए जिंक का उपयोग करते हैं। हम इस ऑप्शन से सहमत नहीं हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए, जिंक। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में फील्ड को एक डीसी सोर्स से उत्तेजित करते हैं तो हम उसको एक्साइटर कहते हैं, और एक्साइटर डीसी का शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हम पहले कर चुके हैं। डायनमोमीटर प्रकार के मापी यंत्र कौन से होते हैं, तो डायनमोमीटर जो है वो वाट मीटर ही होते हैं। एसी डीसी दोनों नापने के अपन काम में ले सकते हैं, इसको शक्ति नापने के लिए मोस्टली अपन इसको काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर का वह वर्ग जो पूरे चक्कर यानी 360 डिग्री पर आउटपुट प्रदान करता है, तो क्लास ए एम्पलीफायर है। बी एम्पलीफायर आधे चक्कर यानी 180 के बाद देता है। ए बी जो है वो 180 से ज़्यादा 360 से कम पर देता है, और क्लास सी एम्पलीफायर जो होता है वो 180 से भी कम पर आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सी मोटर है। स्ट्रेसिस मोटर का उपयोग करते हैं, शोर रहित इसमें परिचालन होता है, कठोर क्रोमियम का इसमें रोटर बना होता है। दोस्तों 70-75 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हल करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है कि कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं। अब किसी की भी कोर हो, लेमिनेशन का हमेशा एक ही आंसर आता है, एडी करंट हानि कम करना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार नहीं समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपयोग होने वाला कन्फिगुरेशन कौन सा है, तो ट्रांजिस्टरों में कॉमन एमीटर सर्वाधिक लेते हैं हम काम में। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज अंतर होता है, दूसरा ये एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन तीनों इकाई से अधिक होती है, इसलिए हम इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में पावर फैक्टर इकाई है तो प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। देखो पावर फैक्टर जब इकाई होता है तो वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होते हैं, इसलिए उसमें प्रतिघाती शक्ति हमेशा कितनी होगी, 0, क्योंकि वी आई साइन फाई करना है। वैसे भी आप देख सकते हैं पावर फैक्टर इकाई का मतलब क्या है, पावर फैक्टर इकाई का मतलब है फेज अंतर 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, इसलिए वी आई साइन फाई कितना आएगा, 0। प्रतिघाती शक्ति जो है वो वी आई साइन फाई से ही कैलकुलेट होती है, तो आंसर क्या रहेगा, सी। कई तरीके हैं, हम बता सकते हैं कि इसकी पावर 0 ही होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इनमें से किस से बचाने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। देखो अर्थिंग हमें लीकेज करंट से बचाती है, विद्युत झटके से बचाव है, बी ऑप्शन होगा बिजली के झटके से बचाव के लिए। अगला अपना क्वेश्चन, सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का फॉर्मूला क्या है। सिंगल फेज एसी में वी आई कोस फाई, डीसी में वी आई, थ्री फेज एसी में √3 वी एल आई एल कोस फाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, 39 है प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी 39 ही होंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, इसीलिए प्रत्येक परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन अपना, निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता कितनी होती है। वैक्यूम है उसकी चुंबकशीलता इकाई होती है। अगला अपना प्रश्न, परिवर्तित हानियाँ कौन सी है। आर्मेचर कॉपर लॉस एकमात्र ऐसी हानि है जो वेरिएबल हानि है, I² R से होता है। आर्मेचर धारा जो है वो लोड के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, जबकि स्ट्रेसिस हानि, एडी करंट हानि, ये दोनों कोर लॉस के यानी आयरन लॉस के भाग है, जबकि आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है। जिस वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक ही साइड आती हो तो उसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं, जबकि प्रत्येक स्लॉट में अगर दो दो साइड आती हो तो उसे डबल लेयर वाइंडिंग बोलते हैं। कंसेंट्रिक वाइंडिंग वो होती है जिसमें एक ही ग्रुप में दो या दो से अधिक कॉइल हो और उन सब का केंद्र एक ही स्लॉट हो, यानी केंद्र समान होता है, इसलिए इनको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग जो होती है ये कम्यूटेटर पिच के अकॉर्डिंग डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, जिनमें कम्यूटेटर पिच का मान
3 रखा जाता हो वो ट्रिप्लेक्स होती है। अगला अपना क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसके जैसा है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर अल्टरनेटर का स्टेटर एक जैसे ही होते हैं। 3 फेज की वाइंडिंग, 120 डिग्री का फेज अंतर, 6 टर्मिनल बाहर निकालते हैं, स्टार या डेल्टा में इसका संयोजन होगा। बैटरी की क्षमता पूछा है, एम्पियर आवर में होती है। लगभग हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है, डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन पर बात करेंगे डिटेल से कि शॉर्ट कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज कितनी आएगी। देखिए, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती है, मान लीजिए एक तरह से हम बात करें तो ये डिपेंड करती है कि उसमें जो वेरिएबल वोल्टेज आता है वो है कितना। तो जब कैपेसिटर शॉर्ट ही है तो उस पर कोई किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं होगा। कैसे? एक कैपेसिटर द्वारा एकत्रित आवेश उस पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती है। जब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो दोनों प्लेटों के बीच में कोई आवेश होगा ही नहीं। जब आवेश नहीं है तो फिर उस पर कोई वोल्टेज भी नहीं होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, रोटर के पर पहुंचने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाइंडिंग को हटा देता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को, अप केंद्रीय स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो हटा देगा, 75% या इससे अधिक गति पर हटा देता है। अगला अपना क्वेश्चन कि हम BIS का क्या हमें बेनिफिट मिलता है? पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हमें क्या करता है? रिकमेंड करता है कि आपको ऐसी चीज़ काम में लेनी चाहिए। आप जब भी एक वैद्युतिक सर्किट में उपयोग करें तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो भी हमें मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी बेटर मिलेगी। अगर हम BIS के अकॉर्डिंग मटेरियल को यूज करेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा, वैद्युतिक नियमों के ध्यान में रखते हुए होगा। अगला अपना क्वेश्चन कि छत पंखे से फर्श की कितना ऊपर लटकाया जाना चाहिए? तो 2.75 मीटर और अधिकतम 3 मीटर है। न्यूनतम 2.75 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर आवर किसके बराबर है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हम बात कर लेते हैं। देखो, इस एम्पियर आवर को मैं सेकंड में अगर चेंज कर दूं तो क्या बनेगा? एम्पियर सेकंड। और दोस्तों, एम्पियर सेकंड जो है वो कूलाम के बराबर होता है। कैसे? Q बराबर IT होता है। I एम्पियर में और T समय सेकंड में होता है, तो Q बराबर IT हो गया। अब I तो अपने को 1 एम्पियर दे रखा है, लेकिन टाइम जो है वो सेकंड में कितना दे रखा है? 1 घंटे को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने होते हैं? 3600 सेकंड। यानी 1 एम्पियर आवर जो है वो 3600 कूलाम के बराबर है। इसी तरह से 1 वाट घंटा जो है वो 3600 जूल के बराबर भी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि घर्षण टेप निम्न में से किस में बनता है? ये वाइंडिंग में उपयोग होने वाली एक विशेष प्रकार की टेप है जो कपड़े में तेल युक्त करके बनाई जाती है, यानी संसेचित सूती कपड़े से ये बनती है। अगला अपना क्वेश्चन, मर्करी वेपर लैंप में कौन सा प्रभाव लागू होता है? बिल्कुल, गैस आयनीकरण प्रभाव है। डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आते हैं मर्करी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप। 2 तरह के लैंप होते हैं जो गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन, और इसी में अगर बात करें इनकैंडिसेंट लैंप की तो वो तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट में आते हैं। लैंप में 2 तरह के प्रभाव है, तापीय और गैस उत्सर्जन प्रभाव। अगला अपना क्वेश्चन, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को यदि नो लोड पर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भाई सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। नो लोड पर है तो देखो, मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। जब फ्लक्स 0 हो गया तो गति अनंत होगी कि नहीं, यानी मोटर तेज गति से चलेगी। हालांकि ऐसे चलते चलते वो ज़्यादा नहीं चलती है, बहुत जल्दी मोटर जल भी जाती है या फिर आर्मेचर उसका बाहर आ जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ इफेक्ट जो होता है उस आंसर की ओर हमें जाना होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेंगे, तीव्र गति से चलेगी। अगला अपना क्वेश्चन है कि ISO का पूरा नाम क्या है? देखो, ISO का पूरा नाम बहुत सारे लड़कों के इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये याद है, ऐसा नाम नहीं है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है ये। भारतीय मानक संगठन नहीं है इसका, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। भारत का जो स्टैंडर्डाइजेशन संगठन है वो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक संस्थान जो है वो है। ISO पूरे इंटरनेशनल यानी विश्व लेवल का होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि किसके उत्पादन के लिए LC ऑसिलेटर का उपयोग नहीं कर सकते? देखिए, LC ऑसिलेटर होता है फ्रिक्वेंसी जनरेट करने वाला, और LC ऑसिलेटर का उपयोग हमें बहुत निम्न फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं करना। क्यों? क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी तो हमें मिल ही रही है, जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो जनरेटर से मिल ही रही है, अत्यंत लो। जबकि ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी बढ़ाने वाला सर्किट है, इससे हम जो चाहे फ्रिक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड में ABC क्या होता है। प्राथमिक उपचार जो होते हैं इसमें ABC का पूरा मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। यानी हम उसको इससे वातावरण में रखें जहाँ वायु पूरी तरह से मिले, अच्छी तरह से श्वास ले सके और उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। अगला अपना क्वेश्चन है एल्बो किसके लिए उपयोग होता है। ये ज़्यादातर तो कंड्यूट पाइप वायरिंग में उपयोग में लेंगे, जो सरफेस कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, और मोड़ वाली जगह पर काम में लेते हैं जहाँ बहुत जल्दी मोड़ आ जाता हो। तो शॉर्ट बैंड यानी छोटे जगह पर ही हमें मोड़ अगर आ जाता है वायरिंग में, तब हम एल्बो जरूर लगाएंगे। फ्लक्स की इकाई पूछा है तो वेबर होती है, और दूसरी इकाई ना दे रखी हो तो मैक्सवेल होती है। एम्पीयर टर्न प्रति वेबर ये रिलक्टेंस की इकाई होती है, और वेबर प्रति वर्ग सेंटीमीटर या वेबर प्रति वर्ग मीटर ये फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। नेक्स्ट है कि 5S कंसेप्ट का दूसरा चरण क्या है। देखो 5S जो है ये एक अवधारणा है जिसमें हमें 5 सीक्वेंस में ये समझाया जाता है कि आपको वर्क कैसे करना है किसी भी जो आप मान लीजिए कि वैद्युतिक सर्किट का एक डिज़ाइन या मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं उस दौरान। तो 5S की जो स्टेज होती है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहला होता है शॉर्टिंग, यानी ये ए ऑप्शन में दिया है ना, यानी सबसे पहले कि उनकी छंटनी की जाए। उसके बाद में होता है सेट इन ऑर्डर, यानी क्रमबद्ध व्यवस्था, जिसको इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया। और अभी अपन से यही पूछा गया है सेकंड चरण में क्या करना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी क्रमबद्ध व्यवस्था हमें उसकी करनी चाहिए। हालांकि इसकी जगह ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन होना चाहिए था सेट इन ऑर्डर। थर्ड जो होता है वो होता है साइन, इसमें दिया हुआ नहीं है। और फोर्थ जो होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण, और जो पांचवा होता है वो है सस्टेन का। तो अभी अपने इसका आंसर क्या रहेगा, बी, सेट इन ऑर्डर यानी क्रमागत सेट करना। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री कैसी होनी चाहिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन में भी क्या थोड़ा सा डाउट है, हम लोग ए ऑप्शन से सहमत नहीं होंगे यहाँ भी। इसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि जब भी इस तरह के दो ऑप्शन आ जाए हमेशा ध्यान रखो उनमें से ही होगा। अगर या तो वो कठोर होगा या वो नरम होगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कठोर भी है नरम भी है दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए। यानी दो अपोजिट वर्ड जिस किसी भी ऑप्शन में आते हैं तो फिर उनमें से ही कुछ एक होता है। छिद्रयुक्त होना चाहिए, लेकिन वो अघुलनशील भी तो होना चाहिए। भी मान लीजिए वो एसिड में अगर घुल जाता है तो फिर वो क्या काम का है, इसलिए कठोर भी होना चाहिए। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नरम होना चाहिए था, यानी नहीं होना चाहिए था और नरम नहीं होना चाहिए। भाई छिद्रयुक्त होना चाहिए, अघुलनशील होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस प्रकार की रेती में केवल हाफ राउंड फाइल होती है। हाफ राउंड फाइल का जो प्रकार है उसको बोलते हैं रास्प कट फाइल, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की। देखिए रेजिस्टेंस स्टार्ट को अपन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इसमें फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए सिर्फ बाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही होता है, अलग से कोई युक्ति अपन नहीं लगाते। जबकि देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए तुलना करने पर कैपेसिटर मोटर का टॉर्क बहुत अच्छा होगा स्प्लिट फेज मोटर से। अगला क्वेश्चन है, आर्मरिंग किसके ऊपर का भाग है। देखिए केबिल होता है और केबिल के कवर की बात कर रहा है। आर्मरिंग जो है ये बेडिंग के ऊपर लगती है, सर्विंग के नीचे लगती है। यानी सर्विंग और बेडिंग जो है इन दोनों के बीच का भाग जो है ये आर्मरिंग कहलाता है। जीआई गैल्वेनाइज्ड स्टील की ये बनती है और इसका उद्देश्य होता है कोर को यांत्रिक चोट से बचाव करना। अगर हम एक एक भाग से चलें तो सबसे पहला भाग होता है कोर, उसके बाद में आता है इंसुलेशन यानी अचालक, उसके बाद में आता है लेड सीथ यानी कवर, और लेड सीथ के बाद में जो अपने आता है बेडिंग, फिर आर्मरिंग और सर्विंग। ये सीक्वेंस चलता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन अपना, किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है। तो ये टम्बलर वॉशिंग मशीन का प्रकार है। क्वेश्चन का ऑप्शन अपना सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना है। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए इसमें करंट अनंत चलती है। ओपन में प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए इसकी धारा 0 होती है। अगला अपना प्रश्न है, हेलोन जो अग्निशामक यंत्र है उसमें गैस कौन सी होती है। गैस का नाम BCF है, पूरा नाम होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की प्रतिरोध जिसमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, इनको हम लोग PTC बोलते हैं, धनात्मक ताप गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और शॉर्ट में इनको PTC सेंसीटर बोलते हैं। थर्मिस्टर जो होता है वो NTC होता है।
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वेरिस्टर जो होते हैं इनको हम वीडीआर भी बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और एलडीआर जो होते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, 15, 20 और 35 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में टोटल प्रतिरोध कैसा होगा? तो सीरीज में तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ देना है, कुल उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कन्वर्टर शोर रहित है? ऐसा कन्वर्ट यानी AC टू DC करने की विधि जिसमें शोर नहीं होता हो। देखिए शंट जनरेटर ये तो कन्वर्टर है ही नहीं, पहली बात। MG सेट में शोर होगा, रोटरी कन्वर्टर में भी होगा, जबकि रेक्टिफायर में कोई शोर नहीं होता। और ध्यान रखें स्ट्रे हानियाँ इसमें नहीं होती, इसलिए दक्षता भी सर्वाधिक इसी विधि की है। अगला अपना क्वेश्चन है, DC मोटर की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? देखो वैसे तो गति के दो फैक्टर होते हैं, बैक EMF के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। हालांकि हम अगर इसको एक फॉर्मूले से देखें तो इसके और भी कुछ मान अपने पास आ सकते हैं। कैसे? फाई ZNP60A, ये एक फॉर्मूला होता है बैक EMF के लिए। अब बैक EMF से अगर हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास? फॉर्मूला बनेगा फाई ZNP बराबर 60A इंटू बैक EMF। अब देखो यहाँ से जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो फाई जेड और पी यहाँ भाग में आए कि नहीं? इसका मतलब फाई जेड और पी इन तीनों के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ देखा जाए ऑप्शन में केवल मात्र बैक EMF ऐसा है जिसके समानुपाती है, बाकी इन सब के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी चाहे तो हम इस पर भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन, 750 वाट और 250 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक आयरन 90 मिनट की अवधि के लिए चलाया जाता है, ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए वाट इंटू घंटे बटे 1000 फॉर्मूला होता है। वाट है 750, टाइम देखिए 90 मिनट दे रखा है, जब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 बनेगा, यानी 750 इंटू 1.5 भी 90 मिनट को आप 60 से डिवाइड करके देख लीजिए और इसको 1000 से भाग करेंगे, उत्तर आएगा 1.125 kWh यानी किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के छोटे सामान में हमें होल करना है, तो इसके लिए हम जिमलेट का उपयोग करते हैं, जिसको हिंदी में अपन बर्मा बोलते हैं। सेंटर पंच है, ये तो पंच मारने के काम आता है। मेलेट जो होता है मेटल की जो धातु होती है उन सब पर। अगला अपना क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसकी विशेषता DC सीरीज मोटर में मिलती है, AC सीरीज मोटर भी इसको अपन बोलते हैं। AC DC दोनों पर ही काम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, MI टाइप का एम्पियर मीटर है। देखिए एम्पियर मीटर में मोटे तार के कम टर्न होते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। वोल्ट मीटर में पतले तार के अधिक टर्न होते हैं, यानी अगर वोल्ट मीटर होता तो B ऑप्शन करते, एम्पियर मीटर पूछा है इसलिए D ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग की वह विधि जिसमें स्टार्टिंग वोल्टेज कम नहीं हो सकती, उसका नाम है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में काम में लेते हैं। सामान्यतः 5 HP तक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जबकि स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन सब में वोल्टेज को हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे स्टार्टिंग धारा भी नियंत्रित हो जाती है, मोटर जलने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मशीन टूल में किसका उपयोग करते हैं, कौन सी मोटर काम में लेंगे? जैसे वर्ताकार, आरी, लकड़ी के रंधे, DC शंट मोटर, इनमें अपन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधित पदार्थ। देखिए हाइग्रोस्कोपिक जो होता है इनको बोलते हैं नमी वाले पदार्थ। गैर का मतलब ऐसे जिनमें नमी नहीं हो, ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी से नमी को अवशोषित नहीं कर सकते, ऐसा इनमें गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें मुख्य वाइंडिंग के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि मेन वाइंडिंग के साथ किसको जोड़ें? तो दोनों वाइंडिंग स्टार्टिंग और रनिंग जुड़ेगी, तभी तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर आएगा और मोटर स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 4 पोल 1800 RPM का अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फॉर्मूला होता है F बराबर PN/120। ठीक है, पोल दे रखे हैं 4, घूर्णन गति दे रखी है 1800 RPM, कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आएगा 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कि कौन सा हैमर हम काम में लेंगे जो नेलिंग, स्ट्रेट यानी सीधा करने के लिए, और बेंडिंग वर्क यानी किसी को मोड़ने के लिए, सीधा करने के लिए अपन किस प्रकार के हैमर को काम में लेंगे? देखिए मेलेट तो होगा नहीं, क्योंकि मेलेट जो है ये लकड़ी का होता है। ठीक है, और अब बाल पिन और क्रॉस पिन हैमर की जरूरत पड़ी है, तो ऐसे काम के लिए हम बाल पिन हैमर का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक तार और पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन कितना होना चाहिए। वायरिंग वाला है ना, तो 50 बटे परिपथ उपभोग बिंदुओं की संख्या है। बहुत बार हम लोग इसको कर चुके हैं। 50 बटे परिपथ में उपभोग बिंदुओं की संख्या, इससे कम नहीं होना चाहिए था। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है, उसको हम लोग स्पंजी लेड बोलते हैं। सक्रिय पदार्थ जो होता है चार्ज होने के बाद नेगेटिव प्लेट जो होती है वो स्पंजी लेड की ही बनती है। अगला क्वेश्चन, एमीटर की रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं। शंट लगाकर बढ़ाते हैं, यानी मापी के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध। वोल्टमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे, उच्च मान का प्रतिरोध लगाकर। मापी के सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध लगता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए सप्लाई लेने के लिए एडोप्टर का उपयोग करते हैं, जो होल्डर में खुद में ही होता है। यानी होल्डर में आप देखते हैं कि यहाँ दोनों और दो पिन होती है, उसी को लैंप होल्डर एडोप्टर बोला जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नियम है जो ये कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आरोपित वोल्टेज के योग के बराबर है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम है। पहला नियम कहता है कि बंद परिपथ में धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य, या फिर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। ओम का नियम क्या कहता है कि V समानुपाती I। जूल का नियम क्या कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा I²RT के बराबर है। लेंज के नियम क्या कहता है, जो जिसके कारण उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल, हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या है। अब देखो क्वेश्चन है अधूरा। हिंदी में तो कहा है अत्यधिक उच्च वोल्टता, यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यानी EHT हो गया, लेकिन ब्रैकेट में इंग्लिश में केवल हाई टेंशन यानी सिर्फ HT लिखा है, तो अधूरा क्वेश्चन है। EHT जो है वो 33 से 66 तक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। HT जो होती है वो 11,000 तक काम में लेते हैं, 1,000 से लेकर 11,000 तक होती है। और जो LT होती है वो 1100 वोल्ट तक काम में लेते हैं। तो बस दोस्तों, आज के अपने इस पेपर में इतना ही है। नेक्स्ट 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी का पेपर भी अपलोड ज़रूर हम करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।